हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ कन्हैया कुमार, बायो ट्यूटर एट नोबेल इंस्टीट्यूट दुर्गा कुंड। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने जहाँ तक पढ़ा, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपने वहाँ तक रिवाइज कर लिया होगा। कुछ क्वेश्चंस उसके होंगे, क्वेश्चंस भी कर लिए होंगे। वैसे जितने भी पॉसिबल्स क्वेश्चन थे मैं ऑलमोस्ट सारा करा चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इम्पोर्टेंट लाइन, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस और इन द फॉर्म ऑफ लाइक शॉर्ट नोट्स। तो कुल मिलाकर के आप जितना पढ़ाया जाए उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, बायो में कुछ नहीं, थियोरी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। क्वेश्चन सिर्फ के लिए का स्पीड एंड एक्यूरेसी के लिए कि आप कितने फास्ट 1 मिनट में कितने बायो के क्वेश्चन कर सकते हो। 1 मिनट में बहुत स्टूडेंट 4-5 क्वेश्चन भी बायो के कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। बाकी मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो लास्ट लेक्चर में आपने कहाँ तक पढ़ा? पॉलन ग्रेन आई थिंक कंप्लीट कर चुके थे। कुछ उसका रिमेनिंग पार्ट होगा, 2-4 पॉइंट, तो वो अपन अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर हो चुका है क्या? स्टमन, या फिर उसी को क्या बोल सकते हैं? एंड्रोशियम। ठीक है, उसका यूनिट को हम लोग स्टमन बोलते हैं। उसी तरह से हम लोग कार्पेल या पिस्टिल, या फिर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गायनोशियम बोलते हैं। ट्रिक बताया था ना, गायनी गायनो इस तरह से रिलेटेड। एंड्रो से एंड्रोजन याद रखना है। ओके, तो अपन वो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कुछ पॉलन ग्रेन का 1-2 पॉइंट रह गया था, उसे हम लोग अभी करते चलते हैं। उसके बाद हम लोग गायनेशियम कंप्लीट करेंगे आज। ठीक है, पॉलन ग्रेन टू बी कंटिन्यूड। बुक पढ़ते हो तो ऐसा सिंबल रहता है ना, टू बी कंटिन्यूड। और लास्ट लेक्चर से आगे हम लोग आज पढ़ेंगे किसका? पॉलन ग्रेन। क्या क्या वैसे मैं बता दिया था कुछ चीजें, बट 1-2 पॉइंट आई थिंक रह चुके हैं। अब देखो, हाँ, पॉलन ग्रेन में सबसे पहले तो पॉलन ग्रेन बहुत सारे क्रोनिक डिजीज को कॉज कर सकते हैं, जैसे कि थमा। ठीक है, और क्या हो सकता है? सेवरल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। ठीक है, सेवरल पॉलन ग्रेन कैन कॉज सेवरल रेस्पिरेटरी disorders एंड एलर्जी। तो पॉलन ग्रेन क्या हुआ? इट इज अ टाइप ऑफ एलर्जन। व्हाट इज एलर्जी? मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जब पढ़ा रहा था तो मैं आपको एलर्जी पढ़ाया था कि द एग्जैक्ट मतलब कि जो हमारे बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है उसको बढ़ा चढ़ा गया, एक्सेजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टुवार्ड्स अ फॉरेन पार्टिकल। तो यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है वो क्या है? फॉरेन पार्टिकल है, बाहर से आ रहा है अपने बॉडी में। ठीक है, तो उसके रिस्पॉन्स में जो हमारे बॉडी, उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स होता है हमारे बॉडी को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्यून सिस्टम, सॉरी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एलर्जी। एलर्जी क्या है? इट इज नथिंग बट एक्सेजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम टुवार्ड्स एनी एक्सटर्नल फॉरेन पार्टिकल। एक्सटर्नल और फॉरेन पार्टिकल, ये क्लियर हुआ एक लाइन में? तो एलर्जी काउज करता है, तो पॉलन ग्रेन ही क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ एलर्जेंस। जो एलर्जी काउज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलर्जेंस बोलते हैं। पढ़े थे ना, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, कुछ भी हो सकता है। तो पॉलन ग्रेन क्या कॉज करता है? आप देखो, सेवरल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? इसके एग्जांपल्स, अस्थमा। अस्थमा ये एनसीईआरटी की एग्जांपल है। और क्या लिख सकते हैं? ब्रोंकाइटिस। बहुत लोग इसे ब्रोंचाइटिस पढ़ते हैं बट ब्रोंकाइटिस होता है। ठीक है, तो ये 2 एग्जांपल आप ध्यान रखेंगे। क्या? एक तो एलर्जी कॉज करता है, और सेवरल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर में अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। ठीक है, अब इसका एक और एग्जांपल है कि कहाँ एलर्जन का एग्जांपल और क्या है? फॉर एग्जांपल, पार्थेनियम एक प्लांट था जो कि एक्चुअली जो वीट है ना, एक्सपोर्टेड वीट, जो इंडिया से बाहर से जो वीट की वैरायटी आई, तो वीट के प्लांट के साथ एक घास है। ठीक है, ग्रास है फॉर्म में, इसलिए पार्थेनियम का दूसरा नाम क्या है? कैरोट ग्रास। कभी कभी इसे कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं। ठीक है, कैरट ग्रास। बस बट एनसीईआरटी में पार्थेनियम का एक नाम दिया हुआ है, क्या नाम है? कैरट ग्रास। तो मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन आ सकता है इसका नाम लेकर के। ओके, तो ये भी कॉज कर सकता है। पार्थेनियम क्या है? सेवरल क्रोनिक डिसऑर्डर्स कॉज करते हैं। ठीक है, एलर्जी, कॉजेस एलर्जी, कॉजेस
ठीक है। पार्थेनियम कैसे आया था इंडिया, हाउ पार्थेनियम केम टू इंडिया, तो इट केम इंडिया एज बाई एक्सपोर्टेड व्हीट, एक्सपोर्टेड व्हीट का एक वेराइटी था, उसी के थ्रू ये इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गई। तो कुल मिला के पार्थेनियम क्या इंडोजीनस है, इंडिया में इंडिया का ये प्लांट है? नो, इट इज अ एक्सटर्नल यानी कि फॉरेन प्लांट, ठीक है। इसीलिए एक्सपोर्ट हुआ था इंडिया में। कैसे एक्सपोर्ट हुआ भैया, तो व्हीट के थ्रू एक्सपोर्ट हुआ। एनसीईआरटी में लिखी हुई, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब इसके बाद डिजीज कॉज करती है, मैं ये बात कर चुका था पॉलन ग्रेन के यूज के बारे में। क्या बोला था कि पॉलन ग्रेन का बहुत सारा यूज होता है, जैसे कि हम लोग उसे यूज करते हैं पॉलन टैबलेट, यानी रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है। वेस्टर्न कंट्री में बहुत ज्यादा फेमस है क्या, पॉलन टैबलेट, पॉलन ग्रेन का टैबलेट बनता है, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है, इसे लिखने की जरूरत नहीं। उसके बाद अब जैसे पॉलन ग्रेन है, आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पे पॉलन ग्रेन का स्टोरेज होता है। क्या होता है, पॉलन ग्रेन का स्टोरेज होता है। स्टोरेज का मतलब कि मान लो कि किसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन है, हम उसको अगर स्टोर करना चाहें तो कैसे स्टोर कर सकते हैं, क्या पॉसिबल है? तो सिमिलरली जैसे आप देखते होंगे कि सीमन का स्टोरेज होता है ना, जैसे सीमन का स्टोरेज होता है तो एक कंटेनर होता है, कंटेनर में नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन होता है, उसमें जो है हम लोग सीमेन को प्रिजर्व करते हैं एट वेरी लो टेम्परेचर। तो pollen grain are stored at, डेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। स्पोरोपोलेनिन के बाद अगर सबसे फेमस क्वेश्चन अगर मेरे अकॉर्डिंग आप पूछते हो तो मैं इस क्वेश्चन को टिक करूंगा। ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंट एग्जाम में आता है, लगभग अल्टरनेट ईयर में आ ही जाता है, या फिर 1-2 साल में आते जाते रहता है। इसका टेम्परेचर माइनस, इमेजिन कर लेना, -196 डिग्री सेल्सियस। और मीडियम क्या होगा, क्या ये वाटर में स्टोर होता है? नो, इन द लिक्विड नाइट्रोजन, इन लिक्विड लिक्विड नाइट्रोजन की N2, लिक्विड नाइट्रोजन में इसको स्टोर करते हैं। ये 5 स्टार क्वेश्चन है। क्लियर है ये पॉइंट कि पॉलन ग्रेन को स्टोर कैसे करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं, और -196 डिग्री टेम्परेचर स्टोर करने की जरूरत क्यों आई? तो पॉलन ग्रेन का जो वायबिलिटी है, वायबिलिटी का मतलब वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन डिपेंड्स ऑन, ठीक है, तो 2 फैक्टर हैं, टेम्परेचर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। इसका मतलब क्या हुआ, आई थिंक समझ गए होंगे, बट फिर भी मैं बताता हूं आपको। प्रिवेलिंग टेम्परेचर, जैसे ये लो, क्या हम लोग सभी टेम्परेचर पे सरवाइव करते हैं क्या? एक रेंज होता है ना कि इस रेंज में अपन सरवाइव करेंगे। बहुत ज्यादा समर में जाएंगे तो क्या होगा, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, बॉडी अपना कंपनसेट करेगी, बट एक लिमिट के बाहर अगर हम चले जाएंगे तो वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से पॉलन ग्रेन का जो वायबिलिटी है कि कब तक ये वायबल रह सकता है, ठीक है, कब तक इसके अंदर लाइफ हो सकती है, ठीक, तो उसका मतलब हुआ वायबिलिटी। तो वो डिपेंड करता है कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ का ह्यूमिडिटी कैसा है, मेनली ये 2 फैक्टर, और भी फैक्टर हो सकते हैं, बट एनसीईआरटी ने इन 2 फैक्टर्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया है कि वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन, कब तक पॉलन ग्रेन वायबल होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी पे सबसे ज्यादा डिपेंड करेगा। तो इसका कुछ एग्जांपल्स देकर के बात करते हैं कि अपने जो सराउंडिंग्स में कुछ प्लांट है उसके पॉलन ग्रेन का डेटा दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि कौन सा पॉलन ग्रेन, कौन से प्लांट का पॉलन ग्रेन कितना टाइम तक वायबल होता है। फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी का डेटा है ये एक्चुअल में कि पॉलन ऑफ व्हीट, अगर व्हीट की बात करें या राइस की बात करें, लूज
इट्स वायबिलिटी इन कितना मिनट में, 30 मिनट में भी अपना वायबिलिटी लूज कर सकता है। उसी के अपोजिट ये तो बहुत कम टाइम में, कुछ ऐसे प्लांट है जिसमें बहुत ज्यादा समय तक भी रह सकता है, उसका एग्जाम्पल देखना। तो पॉलन ग्रेन ऑफ 3 फैमिली का नाम है, रोजेसी, लेग्यूमिनोसी और सोलेनेसी। यानी कि इसका ट्रिक अपने हिसाब से कुछ बना लेना। ठीक है, इसका ट्रिक हो जाएगा एस एल। हम लोग जब पढ़ते थे तो SLR का एक ट्रिक था, बट आप अपने अकॉर्डिंग भी SLR से कुछ भी अपने अकॉर्डिंग से डिजाइन कर सकते हो, वो आपको ज्यादा सही, ज्यादा याद आएगा। ठीक है, तो ये जो है ना, ये लूज अपना वायबिलिटी करती है, लूज वायबिलिटी इन विद इन मंथ, यानी कि 1 महीने तक भी ये वायबल रह सकती है। तो एक डेटा हुआ जो कि इस लाइन को एक्सप्लेन कर रहा है कि ये टेम्परेचर पे भी रहती है, टाइम ड्यूरेशन जो वेरी कर सकती है, पॉलन ग्रेन कब तक वायबल होगा। तो वीट में, पैडी में, इन सब में क्या होता है, पॉलन ग्रेन वायबिलिटी 30 मिनट्स में भी लूज कर, 30 मिनट्स के बाद वो वायबल नहीं रहेगी। बट उसी के अपोजिट रोजेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली में विद इन मंथ तक भी पॉलन ग्रेन वायबल हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है? तो ये अपना पॉलन ग्रेन यहाँ पे फिनिश हो रहा है। ठीक है, अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, अपना वो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है कार्पल, या उसी का दूसरा नाम क्या है, पिस्टल, और क्या उसका नाम है, ग्रुप ऑफ कार्पल। यानी बहुत सारे कार्पल को अपन अगर ऐड कर दें तो ग्रुप को क्या बोलते हैं, गायनोसियम बोलते हैं, और उसके यूनिट को क्या बोलते हैं, पिस्टिल या कार्पल बोलते हैं। ओके, तो अपन ये अब स्टार्ट करेंगे, नोट कर लेना अच्छे से। इंपॉर्टेंट मैं बता चुका हूँ पहले ही, पूरे पार्ट का सबसे पोरोपोलिन के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेटा। ये तो नॉर्मल देखो, हाँ वायबिलिटी ऑफ पॉलन, इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इसमें बनेगा वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन डिपेंड्स अपॉन, पहला ऑप्शन ह्यूमिडिटी, थर्ड कुछ और, फोर्थ ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या चलता, बोथ ऑफ दिस। ये दोनों डेटा हाँ ध्यान रखना कि विद इन मंथ किसमें रिवर्स कर सकता है आपको। ठीक है, तो उसमें आपको फंसना। ओके, चलते हैं, स्टार्ट करते। यूनिट हो गया, क्या बोलते थे, बहुत सारे कार्पल या पिस्टिल रहे। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे हम लोग पढ़े कमेंट में, गायनोसियम क्या होगा, गायनोसियम ये 2 पॉइंट वहां लिख रहा हूँ कार्पल के लिए, बट गायनेशियम को हम लोग ओवरऑल एक मान रहे हैं। गायनेशियम पार्ट ऑफ कार का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, हम उसे क्या बोलते हैं, गायनोशियम बोलते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब जो गायनोशियम है, इन गायनोशियम के यूनिट को क्या बोलते हैं, कार्पल बोलते हैं, को लिखने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा हो सकता है गायनोशियम में एक, हाँ, अब आप जब आगे पढ़ेंगे ना तो आपको 4 टर्मिनोलॉजी मिलेगी। 4 टर्मिनोलॉजी कुछ इस प्रकार से, एनसीईआरटी जब आप देखेंगे तो मोनोकार्पेलरी, जो इसका मतलब है ना, इसके बर्डिंग में भी है, तो बर्डिंग पे आप जाओ, क्या वर्ड में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिल्कुल वर्ड को पकड़ के रखो बायो में। एटलीस्ट ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा इसी तरह से है, बहुत सारी चीजें, मैक्सिमम चीजें याद करने की, टू बी वेरी ऑनेस्ट
इसमें नहीं बोलूँगा, बायो में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, बायो में बिना याद किए काम नहीं चलता है, ठीक है। तो वर्डिंग से 30% काम हो जाते हैं बहुत सारे जगह पे। ओके, तो यहाँ पे 4 टर्मिनोलॉजी मिलेगा कि कहाँ पे फ्री होता है, कहाँ पे फ्यूज होता है, कहाँ पे एक कार्पल होता है, कहाँ पे ज़्यादा कार्पल भी हो सकता है। नंबर ऑफ कार्पल में वेरी फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, ऐसा नहीं कि सब में फिक्स नंबर ऑफ होगा, तो ये वेरिएबल है, जैसा कि हमने स्टमन में पढ़ा था सिमिलरली। तो 4 टर्म आपको मिलेंगे, कुछ टर्म है यहाँ पे। क्या है टर्म? सबसे पहला मोनो कार्पेलरी, पहला पॉइंट। दूसरा, चारों टर्म एक साथ लिख दे रहा हूं, मोनो के जगह पे मल्टी कार्पेलरी। उसका 2 टर्म और आएगा, सिन कार्पस और एपो। ठीक है, ये 4 टर्म आपको मिलेंगे। ये किसके लिए है? अब देखो इसका आंसर कैसे मिलेगा। ये मोनो कार्पेलरी, मोनो मीन्स 1, कार्पेलरी इज मीन्स कार्पल, यानी वैसे फ्लावर जिसमें कितने कार्पल होंगे, एक कार्पल होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनो कार्पेलरी। मल्टी कार्पेलरी एक से ज्यादा हो सकता है, 2 3 4 5 इस तरह से हो सकते हैं, तो उसको बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी। तो इसका मतलब क्या हुआ? मोनो और कार्पेलरी, मल्टी कार्पेलरी। तो 1 कार्पल, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? पिस्टिल, दूसरा नाम। एक या कार्पल पिस्टिल होगा, क्या होगा इसमें? क्या होगा? मोर देन 1 और मेनी कार्पल। ये क्लियर है ना? मोर देन 1 और मेनी कार्पल होगा तो मल्टी का। अब यहाँ पे जो 2 टर्म है ना, सिन, जहां पे भी सिन आ जाए, सिन का मतलब क्या होता है? फ्यूज्ड। सिन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, दिख रहा है ना? सिन का मतलब फ्यूज्ड है, और एपो का मतलब फ्री है। एपो का मतलब फ्री, फ्री फॉर्म, फ्यूज्ड फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो ये एक कार्पल है, ये दूसरा कार्पल है, तो ऐसा हो सकता है कि एक कार्पल अलग, ये कार्पल अलग है, यानी कि फ्री होगा, यानी कुछ इस प्रकार का। एक कार्पल है, ये 2 कार्पल, ये दोनों क्या अलग अलग है, यानी दोनों फ्री फॉर्म में। बट ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है एक कार्पल, दूसरा जो कार्पल है ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या होगा? अटैच होगा, तो ये क्या है? ये फ्यूज्ड फॉर्म में है, ये फ्री फॉर्म में है। तो जो फ्यूज्ड फॉर्म में होगा उसे हम लोग सिन कार्पस बोलेंगे, और जो फ्री फॉर्म में होगा उसे हम एपोकार्पस बोलेंगे। क्लियर है? तो दोनों टर्म को याद रखना, और भी एक दो जगह ये टर्म आपको मिल सकता है, एपो और सिन। तो सिन और फ्री, यानी सिन एंड एपो दोनों का कुछ कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ एनसीईआरटी में, डायग्राम पे जब जाएंगे नेक्स्ट पेज में, जैसे सिन में हिबिस्कस का दिया होगा, ठीक है। तो वहां पे एक बार आप एनसीईआरटी का जो डायग्राम है उसको आप देख लेना। ओके, ठीक है। इसका मतलब समझ में आ गया ना कि फ्यूज्ड फ्यूज्ड फॉर्म कार्पल। सिंपल डेफिनेशन लिख रहा हूँ, बिल्कुल 1 लाइन इन। अभी इसको इज एम आर करके लिखने का जरूरत नहीं है आई थिंक। और एपो का मतलब क्या हो जाएगा? फ्री फॉर्म, फ्री फॉर्म में होगा कौन? कार्पल। ये चारों डायग्राम समझ में आ गया ना? सॉरी, चारों पॉइंट समझ में आ गया ना? तो ये चारों पॉइंट आप अच्छे से समझ लेना, ये आपको मिलेगा एनसीईआरटी में। इसके कुछ एग्जांपल्स होंगे डायग्राम के फॉर्म में, तो डायग्राम मैच दी फॉलोइंग में आपको दे सकता है, तो उस पर आप एक बार जरूर ध्यान देंगे। ओके, अब देखो जो हम लोग कार्पल पढ़ रहे हैं, ठीक है, इधर मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। क्या? कार्पल। तो कार्पल में क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल, क्योंकि आगे जो पूरा बेस है इसी से रिलेटेड है। स्ट्रक्चर
ऑफ कार्पल, यानी एक यूनिट की बात कर रहे हैं, पूरे को मिलाएंगे तो उसको हम लोग गैनोसियम बोलते हैं। अब जैसे वहां पे जब हम लोग मेल में पढ़े थे यानी स्टमन पढ़े थे, तो क्या स्टमन में पढ़े थे, बिल्कुल रिलेट करना, ठीक ना। जब भी इस दोनों को पढ़े तो दोनों में देख लेना, वहां पे सिंपल ऐसे था इस तरह से, और ये ऐसे, ये क्या था, एंथर, और ये क्या था, फिलामेंट। तो वहां पे कितने पार्ट थे एंथर के, और स्टमन के 2 पार्ट थे यानी मेल वाले में। बट जब आप ये पढ़ रहे हो तो इसमें कितने पार्ट होंगे, 3 पार्ट होते हैं इसमें। स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल कितने पार्ट होंगे, 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, ठीक है। क्या होगा 3 पार्ट्स, मैं पहले भी बता चुका हूं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। डायग्राम के फॉर्म में मैं बना दे रहा हूं। ठीक है, आई थिंक अच्छा ही डायग्राम बना है, गड़बड़ नहीं है ज़्यादा, ठीक ना। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी, ये जो पार्ट है ना, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये स्टिग्मा, स्टिग्मा। ये जो लॉन्ग स्लेंडर पार्ट है, वहां पे भी फिलामेंट क्या था, लॉन्ग स्लेंडर, यहाँ पे भी ये लॉन्ग स्लेंडर पार्ट है, इसी के थ्रू पॉलन ग्रेन यहाँ पे इसके थ्रू यहाँ पे लैंड करता है, तो ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काम करता है, फंक्शन बता दूंगा, और इसी के थ्रू आता है फाइनली ओवरी में जाता है। तो ये क्या हो गया, स्टिग्मा, स्टाइल, और ये ओवरी हो गया, ठीक है। बल्ज्ड पार्ट, ओवरी कैसा है, बल्ज्ड पार्ट है, बल्ज है मतलब उभरा हुआ पार्ट है, ठीक है, बल्ज्ड पार्ट, ठीक है। ये कैसा है, लॉन्ग सिलेंडर पार्ट, लॉन्ग स्लेंडर स्ट्रक्चर, लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्लेंडर स्ट्रक्चर, ठीक है, दिख रहा है ना। अब जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा का जो फंक्शन है ना वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लैंडिंग, लैंडिंग प्लेटफॉर्म या स्टेशन, जैसे हेलीकॉप्टर कहाँ पे उड़ती है, हेलीपैड पे लैंड करती है, ठीक है। उसी तरह से जो पॉलन ग्रेन है, किसके लिए भाई, किसके लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म में बना रही है, पॉलन ग्रेन आया, तो पॉलन ग्रेन जब फीमेल पार्ट पे आएगा तो कोई एक पार्ट पे तो सबसे पहले आएगा ना, तो सबसे पहले कहाँ पे लैंड करता है पॉलन ग्रेन, यहाँ पे, ये देख लो, ओके। ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लैंडिंग प्लेटफॉर्म या लैंडिंग स्टेशन फॉर पॉलन ग्रेन। क्लियर है यहाँ तक, इसको नोट करो, आई थिंक दिख रहा होगा इधर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि स्टिग्मा का फंक्शन क्या है, ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब इसके बाद डिटेल में इसका चलते हैं, इस स्ट्रक्चर में जो जो पार्ट है, ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या है, फिर फीमेल गैमेटोफाइट, जैसे वहाँ पे अपना मेन मकसद क्या है, क्या बनाना है, क्या हम यहाँ पे पढ़ना चाह रहे हैं। एक्चुअल में हमें क्या मिल गया था, मेल गैमेट मिल गया था, हम अपने को फीमेल गैमेट तक पहुँचना है। उसके बाद दोनों को क्या करेंगे, ट्रांसफर कराएंगे यानी पॉलिनेशन, पॉलिनेशन कराने के बाद अपन क्या करा देंगे, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फीमेल गैमेट कैसे बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट किसको बोलते हैं, ये सब चीजें अभी अपन अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप इसे फिलहाल नोट कर लीजिए यहाँ तक, ओके जी, ठीक है। मैं हाँ, इसमें मैं लिख देता हूँ एनसीईआरटी डायग्राम, सीआरटी डायग्राम, सीआरटी डायग्राम में इसके कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस होंगे, इसके कुछ एग्जांपल्स होंगे, उसको आप एक बार देख लेना, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब देखो, इसमें जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, तो हम तो डिटेल में पहले इधर से बना लेते हैं। ओवरी, सारा गेम यहीं से स्टार्ट होगा, उसको हम लोग डिटेल में भी देखते हैं, ठीक है।
अब जैसे ये ओवरी है, अब लगभग सारा गेम यहाँ से यहीं पे चलेगा, ठीक है। कैसे? तो सबसे पहले ओवरी में जो स्पेस प्रेजेंट होता है, जो कैविटी प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओवेरियन कैविटी बोलते हैं, ठीक है। तो इनसाइड दी ओवरी, inside the ovary a cavity is present. Cavity is लोक्यूल भी उसे हम बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? वेरियन फिर इसको क्या बोलते हैं? लोक्यूल भी बोल देते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना? अब देखो, ओवेरियन कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है? प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। अभी इसका जो रिलेशन है ना, कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक है, हम लोग कहाँ क्या पढ़ना चाह रहे हैं, अभी 2 मिनट में आपको क्लियर होगा, ठीक है। जिसमें कि क्या होता है, इन वेरियन, तो शॉर्ट में मैं थोड़ा लिखता हूँ, ठीक है, लाइन डायग्राम के फॉर्म में। सबसे पहले ये क्या है? ओवरी है। ये क्या है? ओवरी। ओवरी में क्या प्रेजेंट है? ओवेरियन कैविटी। और ये ओवेरियन कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा जैसे ही आता है तो 2 पॉइंट आपको आपके दिमाग में आना चाहिए। एक तो ह्यूमन में प्लेसेंटा होता है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू नॉर्मली पढ़ते हो ना, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फीटस एंड मदर। मदर और फीटस, जो बेबी होता है, फीटस होता है, उसके बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है वो प्लेसेंटा की तरह। इसके बहुत सारे फंक्शन है, क्या गैसेस एक्सचेंज करता है। तो ये हम लोग प्रॉपर पढ़ेंगे कौन? इसके नेक्स्ट चैप्टर में। मैं आपको एक रिव्यू दे रहा हूँ, इसके बारे में एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, ताकि वहाँ पे आपको नया ना लगे। तो जो एक प्लेसेंटा तो हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। दूसरा जो प्लेसेंटा हमने 11th क्लास, जब जो भी बच्चे 12th के होंगे उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जब आप 11th पढ़े होंगे ना, तो 11th में आई थिंक मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन नाम करके एक टॉपिक है। व्हाट इज प्लेसेंटेशन? तो इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड द ओवरी, दैट इज नोन एज प्लेसेंटस। यानी कि ओव्यूल का जो अरेंजमेंट होता है कहाँ पे? ओवरी में, उसी को हम लोग प्लेसेंटेशन पढ़ते हैं। उसका बहुत सारे टाइप्स पढ़े होंगे आपने, बेसल या फिर फ्री सेंट्रल, एक्साइल, ठीक है, इस तरह से। तो मैं एक आपको बेसिक आइडिया दिया, उसी में क्या प्रेजेंट होता है? प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब उस प्लेसेंटा से, इसी प्लेसेंटा से अराइज क्या होता है? अपना जो टॉपिक पढ़ना है ना, उसी को, इस प्लेसेंटा से क्या अराइज होता है? मेगा पोरेंजियम, या फिर इसी का दूसरा नाम है, जो कि बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है, वन ऑफ दी, मतलब कि लिस्ट में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप ऐड कर लीजिए कि मेगास्पोर को कॉमनली क्या बोलते हैं? ओव्यूल बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा, कॉमनली नोन एज ओव्यूल। इस लाइन को मैं फिर से एक बार लिखूंगा, इंपॉर्टेंट है। मेगा पोरेंजियम इज कॉमनली known as ovule, commonly known as ovule। इंपॉर्टेंट है, मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है, ये पॉइंट। अब अपने पास ओव्यूल आ गया, मेगास्पोरेंजियम आ गया जी। उसी प्रकार से जैसे हमारे पास क्या आया था? माइक्रोस्पोरेंजियम। सिमिलरली अब कंडीशन समझ में आया कि हमने ये कैसे स्टार्ट किया, कहाँ तक यहाँ पहुंचे। अपना अल्टीमेट क्या था? मेगास्पोरेंजियम पहुंचना। अब मेगास्पोरेंजियम पहुंचे, फिर कहाँ? मेगास्पोर पहुंचेंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग वहां पे चले थे माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर, सिमिलरली यहाँ पे भी चल रहे हैं, बस स्टोरी थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है ना? ओके। अब देखो, जैसे अपने पास मेगास्पोरेंजियम आ गया, उसी का दूसरा नाम ओव्यूल। तो जो बच्चे 11th के होंगे, 11th के जो बच्चे होंगे, जो मॉर्फोलॉजी टॉपिक पढ़ चुके होंगे, उनके लिए अब थोड़ा इजी हो जाएगा। जो 12th के हैं वो भी पढ़ चुके होंगे, उनके लिए भी इजी है।
कि जो ओव्यूल है ना, तो मेगास्पोरेंजियम सुनने में थोड़ा अजीब टाइप का लगता है कि मेगास्पोरेंजियम क्या होता है, हमने सुना है नहीं सुना है, थोड़ा सा लगता है। बट जैसे ओव्यूल आता है ना, तो हाँ अपने को ये क्लिक आता है, उसका डायग्राम हमने पढ़ा था 11th में, तो चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती है। ओके, तो अपना इसके बाद का जो टॉपिक होगा प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है अंदर वो पढ़ेंगे, मेगास्पोर का फॉर्मेशन पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे वहां पे 4 माइक्रोस्पोर बने, क्या यहाँ पे भी 4 मेगास्पोर बनेंगे, तो ये सब सब थोड़ा सा सस्पेंस है, बनेंगे तो 4 ही, बट 4 रहते नहीं है। ठीक है, ये सब मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखना, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने मार्क किए हैं उसको प्लीज थोड़ा सा एक्स्ट्रा टेंशन आप देंगे और एनसीईआरटी से रीड करना। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पॉइंट कवर हो चुके हैं, अगर कोई पॉइंट नहीं कवर हो तो उसे खुद से रीड करना है। ठीक है, अल्टीमेटली रिवाइज आपको ही करना है। टीचर्स आपको जो भी आएगा कंटेंट सब सेम देते हैं, मे बी थोड़ा इंटरेस्टिंग कोई कर सकता है एग्जाम्पल दे करके, कोई थोड़ा नॉर्मल पढ़ा सकता है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो कंटेंट यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से, इट इज सफिशियंट फॉर एनी एग्जाम, दैट इज नीट, दैट इज सीयूईटी, कुछ भी हो। ठीक है, और खुद मैंने इस टॉपिक में बायो में खुद मैंने 355 आउट ऑफ 360 मैं नीट में स्कोर किया, इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली आपको ये शेयर कर रहा हूँ चीज़ें कि आप अगर एनसीईआरटी का मल्टीपल रिवीजन का मतलब ये नहीं हुआ कि 2 बार 4 बार, आप समझ जाओ बहुत ज़्यादा बार, रेगुलर बेसिस पे पढ़ना होगा, टच में रहना होगा, एक दिन पढ़े दूसरा दिन नहीं पढ़े ऐसा नहीं चलेगा। उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको टाइमर के साथ आप सोल्व करेंगे तो आपका एक्यूरेसी के साथ साथ आप स्पीड भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप एनसीईआरटी जितना पढ़ाया जाए डेली की डेली पढ़ें और साथ में कुछ क्वेश्चंस करते रहें। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। अपन नेक्स्ट क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल जो कि टिपिकल एंजियोस्पर्म का होता है एनाट्रोपस, उसको अपन डिस्कस करेंगे। ओके, तो थैंक यू, बाय।